Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 37 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये टॉपिक है क्या? मान लो दो कंडक्टर है और इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल V2, चार्ज है Q2। अगर इन दोनों कंडक्टर को हम लोग एक वायर से ज्वाइन करते हैं तब इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जो फाइनल एनर्जी है वो क्या होगा, लॉस इन एनर्जी क्या होगा, ये हम लोग सब डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। और इस टॉपिक से जेईई मेंस हो, नीट हो या क्लास 12 हो, भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मुझे थ्योरी डिस्कस करना है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स में एंटर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं पूरा जान लगा दूंगा आप लोगों को ये टॉपिक समझाने में। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये दोनों है इंसुलेटेड कंडक्टर, ये एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर और ये दोनों कंडक्टर दो इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर खड़ा है। बोथ आर इंसुलेटेड कंडक्टर्स। अब क्या सिचुएशन है, तो इनिशियली इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल V1, चार्ज Q1, इसका कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2, चार्ज है Q2। अगर इन दोनों कंडक्टर को हम लोग एक वायर से ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा। चार्ज कब तक फ्लो होगा? चार्ज बेसिकली फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं यहां पर बोल सकता हूं कि चार्ज किस कंडक्टर से किस कंडक्टर में फ्लो होगा, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि V1 ज्यादा या V2 ज्यादा है। चार्ज ऑब्वियसली फ्लो होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो ये हम लोग नहीं जानते कि चार्ज इससे इसमें फ्लो होगा या इससे इसमें फ्लो होगा। बेसिकली हम लोग V1 और V2 में से कौन सा ज्यादा बड़ा है वो हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग ये एक कॉमन सेंस लेंगे कि चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का जो पोटेंशियल सेम नहीं होता है चार्ज तब तक फ्लो होगा। तो ये दोनों कंडक्टर को एक वायर से ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये हुआ ज्वाइन। नाउ इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर, चार्ज विल फ्लो अंटिल देयर पोटेंशियल अटेन्स ए कॉमन वैल्यू। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। ये मैं नहीं जानता कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका पोटेंशियल कम है, तो ये मैं एक कॉमन वैल्यू सेट कर रहा हूं कि चार्ज इन दोनों के बीच में तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इन दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। तो फाइनली मान लो इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो है Vc, ये हुआ कॉमन पोटेंशियल। और जो फॉर्मूला होगा इक्वल टू नेट चार्ज बाय नेट कैपेसिटेंस। तो Vc कितना आएगा? Vc हुआ नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या था? नेट चार्ज था Q1 प्लस Q2, तो ये हुआ Q1 प्लस Q2 और ये हुआ नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये हुआ Vc। Q1 कितना हुआ? C1 V1 और ये Q2 होगा C2 V2 डिवाइड बाई ये हुआ C1 प्लस C2। तो ये हुआ कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू। अब फाइनली सिचुएशन क्या होगा? फाइनली सिचुएशन हुआ, मान लो फाइनली इन दोनों का जो चार्ज है वो ऑब्वियसली चेंज होगा। अब मैं ये नहीं जानता कि किसका चार्ज घट रहा है किसका चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग वो नहीं जानते किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। तो ये मैंने माना फाइनली Q1 से Q1 प्राइम हुआ, इसका चार्ज चेंज हुआ, और Q2 से ये चार्ज चेंज हुआ Q2 प्राइम में, इसका चार्ज चेंज हुआ Q1 से Q1 प्राइम में और इसका चार्ज है वो हुआ Q2 प्राइम में। अब इन दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल है जो है Vc। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखो Q1 प्राइम कितना होगा? Q1 प्राइम डिवाइड बाई ये हुआ Q2 प्राइम, ये कितना आएगा? ये हुआ C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल और ये आएगा C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल ना, C1 इंटू V आता है, तो ये कॉमन पोटेंशियल गया, ये हुआ C1 बाई C2। तो ये भी एक फॉर्मूला आ सकता है कि ये जो चार्ज का जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 प्राइम बाई Q2 प्राइम, ये होता है रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो ये हुआ फाइनल सिचुएशन, यहां से मैं लिख सकता हूं। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन एनालाइज करना होगा। इनिशियल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी क्या है, लॉस इन एनर्जी क्या है। लॉस इन एनर्जी तो बहुत प्रॉब्लम आता है और डायरेक्टली प्रॉब्लम आता है। अगर तुमने लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर ले तो
तो तुम बहुत सारे प्रॉब्लम को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, विद इन 10 सेकंड। देखना नीट में क्वेश्चन आए, जेईई में इसमें क्वेश्चन आए, विद इन 10 सेकंड तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको पहले कॉपी कर लो। ये चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। ये हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ये हुआ जो फाइनल चार्ज चेंज हुआ Q1 से Q1 प्राइम, Q2 से Q2 प्राइम, और ये हुआ C1 बाई C2। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी और लॉस इन एनर्जी। तो चलो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉस इन एनर्जी, और लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें याद रखना होगा, और वो क्यों लॉस हो रहा है एनर्जी का वो भी हमें समझना होगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या है? इनिशियल एनर्जी जो एक कंडक्टर था, इसका C1 कैपेसिटेंस, V1 पोटेंशियल और चार्ज था Q1, और ये एक कंडक्टर था जिसका कैपेसिटेंस C2, V2 पोटेंशियल और ये था Q2, और जो कॉमन पोटेंशियल आया था उसका क्या एक्सप्रेशन था? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। याद है? तो इसका एनर्जी क्या होगा? इसका एनर्जी हुआ हाफ इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर, प्लस इसका एनर्जी कितना हुआ? हाफ, ये हुआ C2 इंटू V2 स्क्वायर। एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव, एनर्जी को हम लोग ऑलवेज ऐड करते हैं। और ये हुआ E फाइनल, E फाइनल मतलब ये हुआ हाफ, और ये हुआ C1 प्लस C2। फाइनली इन दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, तो ये हुआ हाफ C1 प्लस C2, और ये हुआ कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर VC स्क्वायर, ये हुआ VC का स्क्वायर, ये हुआ हाफ, ये हुआ C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर करो तो ये हुआ C1 V1, और ये हुआ C2 V2 का स्क्वायर, और ये हुआ C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये हुआ हाफ, और ये जो टर्म है ये तो सेम ही रहेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये एक टर्म गया, ये हुआ C1 प्लस C2, ये हुआ C1 प्लस C2। ये हुआ फाइनल एनर्जी, और ये जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कम है। वो क्यों कम है वो हम लोग बाद में एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये हुआ लॉस इन एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू ये हुआ EI, और ये हुआ माइनस EF। EI कितना है? हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ ये हुआ C2 V2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसको पहले एक काम कर सकता हूँ मैं, इसको चलो कोई बात नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हुआ हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, और ये हुआ माइनस, ये हुआ हाफ, और ये कितना आया? ये हुआ C1 V1 प्लस ये हुआ C2 V2 का स्क्वायर, और ये हुआ नीचे C1 प्लस C2। अब हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लो, ये हुआ हाफ कॉमन लिया, ये हुआ C1 V1 का स्क्वायर, ये हुआ C2 V2 का स्क्वायर, माइनस ये पूरा स्क्वायर करो, ये कितना आएगा? ये हुआ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये हुआ ट्वाइस C1 C2 V1 V2, और ये नीचे आया C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ठीक है, ये पूरा टर्म, क्योंकि ये इससे कट गया था, एक टर्म बचा, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर प्लस 2i C1 C2 V1 V2। तो इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, आगे करो सिंपल LCM, आगे सिंपल करो LCM। तो इसको मैं अभी LCM करूंगा। तो ये हुआ डेल्टा E कितना आया? ये हुआ हाफ, और ये हुआ C1 प्लस C2 नीचे रखो, ये हुआ C1 प्लस C2 को नीचे रखो, और ये मल्टीप्लाई करो C1, अच्छा ये हुआ कितना? ये हुआ C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, और ये हुआ C2। अच्छा, बहुत जगह चाहिए ना, एक काम करो यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये देखो, ये डेल्टा E कितना हुआ? ये डेल्टा E हुआ हाफ। ठीक है, ये हुआ C1 प्लस C2 ना, ये हुआ नीचे C1 प्लस C2। अब देखो, ये हुआ C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये हुआ C1
प्लस C2 माइनस माइनस तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हुआ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2i C1 C2 V1 V2। चलो C1 V1 स्क्वायर, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ C1 प्लस C2, C2 V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ C1 प्लस C2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2i C1 C2 V1 V2। तो अब क्या करना होगा, अब एक काम करो, पहले ये जो ऊपर वाला टर्म है उसको एनालाइज कर लो, क्योंकि इसको साथ में लेके चलने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल ऊपर जो टर्म है उसको पहले एनालाइज कर लो, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये मैं सिंपल अब ये ऊपर वाला टर्म इरेज करूंगा, बाद में इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो ये मैं कर रहा हूं इरेज, तब तक तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो आगे, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूं इरेज, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलो खुद से कर सकते हो। तो ये कितना आया देखो, पहले हम लोग ये जो ऊपर का टर्म है वो सॉल्व कर रहे, ठीक है। ये था हाफ, ठीक है, ये था हाफ, ठीक है। तो ये आया जो न्यूमरेटर टर्म है, न्यूमरेटर हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमरेटर कितना है, C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, ये हुआ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2i C1 C2 V1 V2। C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 स्क्वायर, अब ठीक ठाक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, ये हुआ कितना हुआ, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, इसको मैं थोड़ा साइड से लिखता हूँ, ये हुआ कितना C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये हुआ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस ये हुआ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2i C1 C2 V1 V2। तो ये गया C2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये गया, बचा क्या, बचा ये तीनों टर्म। तो ये कितना हुआ, ये हुआ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये हुआ C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2i C1 C2 V1 V2। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो C1 C2 कॉमन ले सकते हो, C1 C2 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा, C1 C2 कॉमन ले लोगे तो ये आया V1 स्क्वायर ना, अच्छा C1 C2 कॉमन ले लो तो ये आया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2i V1 V2। सिर्फ मैं न्यूमरेटर पार्ट अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये हुआ C1 C2, इसको a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर कर सकते हो, तो ये हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अब आ गया, तो अब डेल्टा कितना है, ये हुआ हाफ, अब ये आया C1 C2 और ये हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और ये हुआ C1 प्लस C2। अच्छा सर अभी क्वेश्चन आ सकता है, सर इसको मैंने क्यों V1 माइनस V2 लिखूंगा, V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ ना। मैंने V1 माइनस V2 लिखा है, तुम चाहे इसको V2 माइनस V1 लिख सकते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैंने तो बोला है मैं नहीं जानता कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा बड़ा है, तो तुम V1 माइनस V2 लिखो या V2 माइनस V1 लिखो, कोई भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये हुआ हाफ, ये तो हुआ एक कॉमन रिजल्ट ना, ये हुआ C1 C2, नीचे हुआ C1 प्लस C2 और ये हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और ये हुआ लॉस इन एनर्जी। जब हम लोग दो कंडक्टर को एक वायर के साथ जॉइन कर रहे हैं तो एनर्जी में जो लॉस होगा वो होगा ये, और ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम में इसको यूज करने वाला है। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो एनर्जी में लॉस हो रहा है, जो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करके हम लोग ये जो लॉस निकाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। एक्चुअली देखो, जब हम लोग ये दोनों कंडक्टर को एक वायर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, जब चार्ज का फ्लो हो रहा है एक से दूसरे में,
तो चार्ज का फ्लो मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट एक वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, वायर में क्या है, रेजिस्टेंस। अब जब करंट रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है तो क्या होगा, जूल हीटिंग होगा, I²RT। तो बेसिकली जब हम लोग एक के साथ दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है ड्यू टू जूल हीटिंग, क्योंकि करंट फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो मतलब करंट का फ्लो। अब करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, जूल हीटिंग होगा, मतलब रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा और वो हीटिंग इफेक्ट का कारण क्या होगा, जो एनर्जी में लॉस आ रहा है, ये हुआ एनर्जी में लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। इसको मैं लिख सकता हूं एनर्जी लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। तो ये एनर्जी वेस्ट हो रहा है ड्यू टू जूल हीटिंग, जो है I²RT। इसको बोल सकते हो I²RT। I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस और T है टाइम। तो ये था पूरा डिस्कशन। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो पहले कॉपी करो, उसके बाद चलो प्रॉब्लम में, ठीक है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है CBSE 1994-1995। मेरे जो जन्म है उसके पहले ये क्वेश्चन आया था। ए 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड और उसको हमने 400 वोल्ट से चार्ज किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ इट्स प्लेट्स आर जॉइंड थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। तो अगर इस कैपेसिटर को हम लोग एक रेजिस्टर के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, तो उस रेजिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल क्या होगा, जब हम लोग एक कैपेसिटर को देखो, जब हम लोग एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो एनर्जी है वो U = ½ CV², वो इसमें डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ जूल हीटिंग। तो ये हुआ I²RT। तो इसका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगा, क्योंकि जब हम लोग एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो चार्ज था वो चार्ज धीरे धीरे लीक करेगा। तो चार्ज का लीक मतलब करंट का फ्लो होगा, करंट का मतलब फ्लो हुआ मतलब इसमें जूल हीटिंग प्रोड्यूस होगा, I²RT। तो इस रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वही हमें निकालना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, 16 32। ये तो 16 का मल्टीपल है, तो हाँ सभी 16 का मल्टीपल है ना, ये 4 मल्टीपल और ये हुआ 8 मल्टीपल, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब कैसे करो, देखो इसका जो पूरा एनर्जी है कैपेसिटर का वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, डिसिपेट होगा, मतलब इसका जो पूरा एनर्जी है वो इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल ये ½ CV² निकालूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम में ना तुम्हें I गिवन है ना तुम्हें T गिवन है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल ½ CV² निकालो, यही जो एनर्जी है वो इसमें जूल हीटिंग के कारण ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ ½ C कितना है भाई, C हुआ 4 माइक्रोफैराड, तो 4 × 10⁻⁻⁶ V² मतलब 400। तो ये कितना हुआ, V = ये हुआ 400 वोल्ट, तो 4 × 10⁻² वोल्ट, ठीक है। तो V² कर रहे हो कितना आएगा, 16 × 10⁴, ये हुआ 16 × 10⁴, ये हुआ 2 से कितना हुआ, 2 से 16 32, और ये हुआ 32 4 - 6 - 2, ये हुआ 0.32 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 और ये क्वेश्चन बेस्ड है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो देखो, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग ए बैटरी अक्रॉस इट्स प्लेट्स। तो एक कैपेसिटर को हम लोग एक बैटरी के थ्रू फुल चार्ज किए, उसके बाद क्या हुआ, इट स्टोर्स एनर्जी U। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ वो कितना हुआ, U। इसके बाद क्या सिचुएशन है, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हमने खोल कर फेंक दिया, एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो पहला वाला कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग एक आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट किया है। आइडेंटिकल मतलब दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, मान लो C है। देन द एनर्जी स्टोर्ड बाय बोथ द कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, मैं एक बार तुम लोगों को डायग्राम करके दिखाता हूं। ये हुआ एक कैपेसिटर मान लो जिसका कैपेसिटेंस है C, और इसको हम लोग एक सेल के थ्रू कनेक्ट किए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो U कितना हुआ, U हुआ ½ CV²। ये जो U है वो गिवन है। अब हम लोग ये बैटरी को खोलकर फेंक दिए
और दूसरा एक आइडेंटिकल कैपेसिटर इसके साथ ज्वाइन किए। ये बैटरी खोलकर फेंक दिया और ये दूसरा कैपेसिटर हम लोग इसके साथ ज्वाइन किए। इसका जो देखो इसका जो पोटेंशियल है वो तो V है। अब इसका इनिशियल क्या पोटेंशियल है, ये कोई भी पोटेंशियल नहीं, मतलब इसके पास ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। ये हुआ अनचार्ज्ड कैपेसिटर, ये हुआ अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अनचार्ज्ड कैपेसिटर मतलब ये इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। तो पहला जो बैटरी है इसको हमने खोलकर फेंक दिया और इस कैपेसिटर के साथ हम लोग एक आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं जिसका कोई भी पोटेंशियल नहीं, मतलब ये अभी अनचार्ज्ड है। तो क्या होगा, ये दोनों कैपेसिटर के बीच में क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा और फाइनली ये कॉमन पोटेंशियल होगा। तो ये जो सिस्टम फाइनल एनर्जी गेन किया, मतलब ये पूरे सिस्टम के पास फाइनल एनर्जी क्या है वही हमें ढूंढना है। तो बेसिकली क्या होगा, जब हम लोग ये बैटरी को खोलकर ये एक आइडेंटिकल कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो होगा और चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल ना जाए, क्योंकि ये तो इसका पोटेंशियल है भी लेकिन इसका अभी कोई पोटेंशियल नहीं, मतलब ये अनचार्ज कैपेसिटर है। तो ऑब्वियसली चार्ज इसमें से इससे फ्लो होगा और एक कॉमन पोटेंशियल आएगा सिस्टम का, तो हमें फाइनल एनर्जी ढूंढना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करो, सिंपल कॉमन पोटेंशियल निकालो और एनर्जी ढूंढो क्या है, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5 इसका जो एनर्जी आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो तो इनिशियल एनर्जी था U, हमें फाइनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ U ढूंढना है। तो इसमें कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, ये हुआ कॉमन पोटेंशियल। इसका जो है कितना फॉर्मूला, C1V1 प्लस C2V2, तो ये हुआ C इंटू V और ये आइडेंटिकल कैपेसिटर, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0। तो ये नीचे हुआ C प्लस C। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, C1V1 प्लस C2V2। इसका पोटेंशियल है V और इसके पास अभी कोई पोटेंशियल नहीं है इनिशियली, तो ये हुआ CV प्लस C इंटू 0, तो ये हुआ CV और ये हुआ 2C, C से C गया और ये हुआ V/2। तो फाइनली दोनों के पास सेम पोटेंशियल होगा V/2। अब हम लोग फाइनल एनर्जी लिखने जा रहे हैं पूरे सिस्टम का। तो ये हुआ हाफ, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, मुझे तो देख के पैरेलल में ही लग रहा है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है, ये हुआ C इक्विवेलेंट और दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल है इसलिए Vc², ठीक है। तो ये हुआ C इक्विवेलेंट, दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में कितना होता है, पैरेलल में दोनों ऐड होता है और Vc² मतलब ये हुआ V²/4, ये हुआ हाफ और ये हुआ 2C और ये हुआ V²/4। ये कितना हुआ देखो, अच्छा 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये हुआ 2 और ये हुआ, अच्छा एक काम कर रहा हूँ, ये 2/4 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये 2/4 को, ये 2/4 को मैंने बाहर लिखा, ये हुआ हाफ C V², ये 2 से 4 गया 2, ये हुआ हाफ और CV² कितना है, CV² है U, तो ये हुआ U/2, ये हुआ U/2। ये दोनों कैपेसिटर अल्टीमेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और दोनों के पास जो कॉमन पोटेंशियल है वो है V/2। तो ये हुआ पूरे सिस्टम का फाइनल एनर्जी, हाफ C इक्विवेलेंट इनटू Vc²। C इक्विवेलेंट मतलब दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C और जो कॉमन पोटेंशियल है V²/4, ये हाफ 2C V²/4, 2/4 को मैंने बाहर लिखा, हाफ C V², 2 से 4 गया हाफ, ये कितना हुआ U/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग एक और बेहतरीन प्रॉब्लम करेंगे, इसको पहले छाप लो। तो ये क्वेश्चन है CBSE 2007 का और ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है। ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये सेल के साथ। अब पूछा है क्वेश्चन, द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कैपेसिटर्स। तो ये दोनों कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में ये सेल कितना काम करेगा वही पूछा है। ये चारों ऑप्शन में से सिंपल क्या करना है, ये दोनों का जो नेट एनर्जी है वो निकालना है और उसको ऐड करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्या होगा, ये हुआ एनर्जी वर्क डन, ये हुआ वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस U2। इसका एनर्जी मान लो ये है 1 और ये है 2, तो इसका एनर्जी कितना होगा देखो। अच्छा सिंपल कर सकते हो, इससे भी सिंपल कर सकते हो, U1 प्लस U2। दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है और दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तुम वो भी कर सकते हो, हाफ C V² प्लस हाफ C/2 इंटू V², वो भी कर सकते हो, हाफ C V² प्लस हाफ C/2 इंटू V², या तुम ऐसे भी कर सकते हो, हाफ
ये हुआ C इक्विवेलेंट और ये हुआ V स्क्वायर हाफ C इक्विवेलेंट। दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग ऐड करते हैं C/2 और ये हुआ V स्क्वायर, ये हुआ हाफ और ये हुआ 3C/2 और ये हुआ V स्क्वायर और ये हुआ 3CV स्क्वायर बाई 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग और एक आज का लास्ट सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट सवाल है और ये एक जबरदस्त सवाल है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम लो और खुद से एक बार सॉल्व करने का पूरा कोशिश करो, जान लगा दो इस क्वेश्चन के पीछे। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 is charged by a source of potential difference 4V। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, तो ये हुआ C1 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 और ये हुआ C1, ये चल रहा है अप टू N1। ये हुआ एक सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक का वैल्यू है C1 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 और ये चल रहा है अप टू N1 तक, अप टू N1। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, टोटल N1 कैपेसिटर है जिसमें हर एक का वैल्यू है C1 और ये कॉम्बिनेशन एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 4V, ये हुआ 4V। नेक्स्ट, when another parallel combination of N2 capacitors each of value C2 is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as the first combination S। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बहुत लंबा है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो ये हुआ C2, ये हुआ C2, ये हुआ C2 और ये चल रहा है अप टू N2। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C2 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 और ये चल रहा है अप टू N2। मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल N2 कैपेसिटर है और हर एक का वैल्यू है C2 और ये कॉम्बिनेशन एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब ये कह रहा है कि पहला कॉम्बिनेशन में जो नेट एनर्जी है वो इस कॉम्बिनेशन में जो नेट एनर्जी है उसके साथ इक्वल है। मतलब एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सेकंड कॉम्बिनेशन। तो हमें C2 का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब C2 का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ C1। एक बार वीडियो पॉज करो, टाइम लो और खुद से एक बार सॉल्व करने का पूरा कोशिश करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखो, एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। देखो इस कॉम्बिनेशन का जो एनर्जी है वो मैं कैसे लिखूंगा, U1 इक्वल टू हाफ, ये हुआ C इक्विवेलेंट और ये हुआ V स्क्वायर, मतलब ये हुआ 4V इंटू स्क्वायर, ये हुआ हाफ, ठीक है, ये हुआ हाफ, ये हुआ हाफ। C इक्विवेलेंट कितना होगा? पहले तो C इक्विवेलेंट ढूंढना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? ये हुआ देखो 1 बाई C इक्विवेलेंट, ये हुआ 1 बाई C1, 1 बाई C1 और ये हुआ 1 बाई C1। अब तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फटाफट से लिख लो 1 2 3 4 5। तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, बहुत जगह चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फाइनली हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें C2 निकालना है। तो दोनों कॉम्बिनेशन के पास जो एनर्जी है वो सेम है। तो मैं पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूँ, C इक्विवेलेंट। तो इस कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट ये हुआ 1 बाई C, ये हुआ 1 बाई C1, ये हुआ 1 बाई C1, ये हुआ 1 बाई C1 और ये चल रहा है अप टू N1 टाइम्स, अप टू N1 टाइम्स। तो ये हुआ 1 बाई C इक्विवेलेंट, ये हुआ N1 बाई ये हुआ C1 और ये हुआ C इक्विवेलेंट, मतलब C1 बाई ये हुआ N1। तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या करना होगा, U1 इक्वल टू ये हुआ हाफ और ये हुआ C1 बाई ये हुआ N1 और ये हुआ 16 इंटू V स्क्वायर, 2 से 16 गया 8 और ये U1 कितना हुआ, U1 हुआ 8, ये हुआ C1 V स्क्वायर और ये हुआ N1। तो ये हुआ एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब हम लोग सेकेंड कॉम्बिनेशन में जाएंगे, सेकेंड कॉम्बिनेशन। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन में पहले ये सबका कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो।
तो ये हुआ C इक्विवेलेंट डबल प्राइम कहता हूं, तो ये हुआ C2 प्लस C2 प्लस C2 और ये चल रहा है अप टू, ये हुआ N2 टाइम्स ना, अप टू N2 टाइम्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं भाई? सिंपल एडिशन करो, C2 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 अप टू N2, तो ये आएगा कितना, ये हुआ N2 और ये हुआ C2। सेकेंड कॉम्बिनेशन में एनर्जी हुआ U2 और ये हुआ हाफ C इक्विवेलेंट डबल प्राइम और ये कितना था सेल V, और ये हुआ सेल V का स्क्वायर, ये हुआ हाफ और ये हुआ N2 C2 और ये हुआ V स्क्वायर। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सिंपल ये U1 और U2 इक्वेट करना होगा, तो आ जाएगा किसका वैल्यू, C2 का वैल्यू। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन बचा के रखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ U1 और ये हुआ U2। U1 कितना है, U1 हुआ 8 C1 V स्क्वायर डिवाइड बाई N1 और ये हुआ हाफ और ये हुआ N2 और ये हुआ C2 और ये हुआ V स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर गया, C2 का वैल्यू निकालना था, तो 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करो और N2 को इधर लाओ, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 16, ये हुआ 16 और ये हुआ C1 क्लियर, N1 नीचे हुआ N1 और ये आया नीचे कितना N2 और ये हुआ C2 का वैल्यू मिला 16 C1 डिवाइड बाई N1 N2, तो ये था C2 का वैल्यू। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो और N2 को नीचे लाओ, तो यही हुआ ऑप्शन। तो सिंपल क्या करना था, सिंपल पहले हमने इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, फिर उसके बाद हाफ C इक्विवेलेंट इंटू 4V स्क्वायर, C इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखा C1 बाई N1 और ये आया इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी। फिर हम लोग इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो निकाले और इस कॉम्बिनेशन का जो एनर्जी है हाफ C डबल प्राइम, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो सेल है वो है V, तो ये हुआ हाफ इंटू C2 V स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये था कि दोनों कॉम्बिनेशन के पास सेम एनर्जी है, तो U1 इक्वल टू U2 करो और क्या निकालना था C2, तो ये हुआ भाई C2 और ये हुआ ऑप्शन नंबर D। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ जबरदस्त न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है जेईई मेंस और नीट का कुछ धमाकेदार प्रॉब्लम। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग कमेंट, आप लोग क्या वीडियो के लेक्चर में, वीडियो के लास्ट में मेरा दिमाग घूम गया है ठीक है, तो ये मैं काट दूंगा, नहीं अच्छा चलो नहीं काटूंगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट।